जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चेन्नई दौरे पर हैं। वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई पहुंचे। उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट के जरिए भी अपने दौरे की जानकारी दी। चेन्नई पहुंचने पर उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे से जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पर्यटक स्थलों यानी टूरिज्म स्पॉट्स पर सिक्योरिटी ऑडिट की जा रही है ताकि वहां आने वालों को पूरी सुरक्षा, पूरा तहफ्फुज मिल सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अब भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, भले ही कांग्रेस इस वक्त सरकार में शामिल नहीं है। The only thing I will say is that we don't get enough visitors from Chennai and from the rest of Tamil Nadu to Jammu and Kashmir. In fact, one of the challenges that my government has taken upon itself is to try and improve the links and the connections between the states south of the Vindhyas and Jammu and Kashmir. And therefore, we hope that in the months and years ahead, we will see more film shootings from this part of the country and more people coming to Jammu and Kashmir for their holidays. लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये हक, ये अधिकार चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। हमें स्टेटहुड का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर एक रियासत नहीं है। मेराज मलिक की गिरफ्तारी पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक चुने हुए एमएलए को गिरफ्तार करना कानून का गलत इस्तेमाल करने जैसा है। Already happened. I fail to understand why it hasn't been done, but we continue to push. We believe that this promise must be kept and the elected government must be empowered the way the people want it to be. Linked to this is obviously the decision to arrest an honorable MLA. Whatever complaints might have been there about the conduct of the MLA, the law that you have used to detain him is absolutely, as I said, a misuse of that law and an excessive use of force against an elected representative. He should never have been arrested under this law, and the sooner he is released, by all means, if you have a complaint about his conduct, take it up with the Speaker of the Assembly. There are other ways to do it. But detaining him under the Draconian Public Safety Act, where he's not eligible for bail for at least 6 months, is definitely an excessive use of force. और इसी पर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया और कहा कि मेराज मलिक मामले में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्णायक कदम यानी फैसला कुन कदम उठाने के बजाय सरकार सिर्फ मजम्मत वाला बयान दे रही है, निंदा जारी कर रही है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने मांग की, यानी महबूबा मुफ्ती ने मांग की कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तुरंत विधानसभा सत्र बुलाया जाए, सेशन बुलाया जाए। पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि मेराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है, उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो मेराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000
जो हमारे कैदी हैं, जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। और बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला की, जिनका विधायक पेराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। डोडा विधायक पेराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पीएसए लगाए जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जो जुबान, जो भाषा महराज मलिक बोलते हैं, जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, जिन अल्फाज का वो चुनाव करते हैं, वो उनकी गलती है, वो अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन उन पर पीएसए लगाना भी गलत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महराज मलिक पर पीएसए लगाना भी गलत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम और गृह मंत्री से अपील की है कि वो इसे वापस लें। आपसे कहूं, महराज की भी गलती है। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अनपार्लियामेंट्री थे। हो सकता है उस गुस्से में से किया हो, मगर पीएसए लगाना भी गलत है। ये चीज़ आराम से सुलझाई जा सकती थी अगर ये लोग बाद में बात करते हैं और बात से हर चीज़ हल हो जाती है। इसलिए मैंने उसी वक्त वज़ीर आज़म से भी और होम मिनिस्टर से भी अपील की कि इसको वापस लिया जाए और जो हमारे मलिक साहब हैं वो भी अपने अल्फाज वापस लें। और गलती की गर्मा गर्मी में हो जाता है और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको सुलझाने का। नहीं तो सारा डोडा इस पर उलझा हुआ है और इसको ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है। अरे हमारा क्या हाथ है, वो अल्फाज इस्तेमाल करे डीसी के ख़िलाफ़। पुलिस हमारे पास तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो सारा गवर्नर के पास है, तो हम कैसे इन्वॉल्व हैं। हमारे जो मुखालिफ है ना जी, उनको तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उनको तो ज़माने से नेशनल कॉन्फ्रेंस खटकती है। उनमें से कई लीडर ऐसे हैं जो दिल्ली के गोद में बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर हैं। वो कश्मीरियों के लिए नहीं सोचते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं सोचते हैं, वो अपनी बका के लिए सोचते हैं। मुझे अफसोस है ऐसे लीडरों का जो ऐसी बकवास करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें कि डोडा के जो एमएलए हैं महराज मलिक, उनके रिश्तेदार कठुआ जेल के बाहर पहुंचे। अभी विधायक जेल गेट के अंदर हैं और उनका पूरा हालचाल लेने के लिए परिवार के लोग वहां से पहुंचे हैं। जेल प्रशासन रिफ्रेश कर दीजिए, मैंने टाइम और परिवार वाले उनकी, आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जेल के बाहर की तस्वीरें हैं। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और इस बीच विधायक के समर्थक और परिवार वाले उनकी सलामती और जल्द रिहाई की उम्मीद जता रहे हैं। इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं, लेकिन पुलिस ने अमन बनाए रखने की अपील की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डोडा विधायक महराज मलिक के रिश्तेदार कठुआ जेल के बाहर पहुंचे। अभी एमएलए जेल गेट के अंदर हैं और उनका पूरा हालचाल लेने के लिए उनके घर के लोग, उनके रिश्तेदार पहुंचे हैं। जेल प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर रखी है। इस बीच एमएलए के जो हिमायती हैं और उनके घर वाले हैं, उनके खानदान वाले हैं, उनकी सलामती और जल्द रिहाई की उम्मीद जता रहे हैं। इलाके में तनाव के हालत बने हुए हैं, लेकिन पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। और अगली खबर आपको बता दें, ये कटरा से खबर है। कटरा में माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। माता ने अपने भक्तों की पुकार सुनी है। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। कल से माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो रही है। 18 दिन के लंबे इंतजार के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो रही है। कटरा में छाया सन्नाटा फिर दूर हो रहा है। आज से ही माता के भक्त कटरा पहुंचने लगे हैं। कटरा में एक बार फिर रौनक लौट आई है। भक्तों के चेहरे पर मुस्कुरान है। श्रद्धालु दर्शन करते कर रहे हैं और बड़ी बेसब्री के साथ कल का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26 अगस्त को अर्धकुआरी के पास भारी लैंडस्लाइडिंग की वजह से 34 अकीदतमंदों की मौत हो गई थी, जिसके बाद श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित कर दी थी। देश दुनिया से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन यात्रा बंद होने की वजह से वापस लौटना पड़ रहा था। लेकिन अब भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है।
बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा एक बार फिर कल से शुरू होने जा रही है और देश के अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, जो पिछले कुछ दिनों से यात्रा बंद होने के कारण दर्शन यहाँ यात्रा के लिए नहीं आ पा रहे थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि कल से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मौसम पर अभी भी श्राइन बोर्ड की नजरें हैं, लेकिन यात्रा की शुरुआत कल से होने से जहां श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है, वहीं कटरा के व्यापारियों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटाई है। जितना भी व्यापारी वर्ग जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर निर्भर है, उन सभी के लिए राहत भरी बात है कि कल संडे को श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होगी और 26 अगस्त से ये यात्रा पर अस्थायी रूप से जो है वो रोक लगा दी गई थी, क्योंकि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। अर्धकुंवारी में भूस्खलन हुआ, कई लोगों की इसमें जो है वो जान चली गई। उसके बाद से ही यात्रा लगातार बंद थी, लेकिन अब एक बार फिर कल से यात्रा शुरू होने जा रही है। और अभी जो यात्रा ट्रैक हो, कटरा धर्म नगरी हो, यहाँ पर जो वीरानगी देखी जा रही है, जो सुनसान पड़ा ये यात्रा ट्रैक है, कल से एक बार फिर श्रद्धालुओं की रौनक से गुलजार होने जा रहा है। और इसके साथ ही श्राइन बोर्ड द्वारा तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत के कार्य को पूरा कर लिया गया है और नवरात्रों की भी जो विशेष बंदोबस्त नवरात्रों के दिनों में श्रद्धालुओं के लिए माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में रहते हैं, उनकी भी तैयारियां अब जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी जी के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि कल से यात्रा की शुरुआत एक बार फिर होने जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पापुर विधायक हसनैन मसूदी ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वहीदुर रहमान पर्रा को जारी किए गए समन का सम्मान करना हर सदस्य का कर्तव्य बताया। हसनैन मसूदी ने पुलवामा के काकापुरा में कहा कि एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी जैसी हाल की घटनाएं काफी अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि वहीद पर्रा के बयान में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई कि पीडीपी विधायक अपना सहयोग जारी रखेंगे। मसूदी ने सभी सदस्यों से संयम और सहयोग की अपील की है। जबकि इदारों की बात की जाए, हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए और हर एक को एहतराम करना चाहिए। स्पीकर का ये भी एक एहतराम है। और दूसरी बात है, देखिए कितने बखूबी उन्होंने इम्पार्शली उन्होंने गैर जानिबदाराना तरीके से उन्होंने आज तक हाउस को चलाया। वो हाउस के कस्टोडियन है और उन्होंने हमेशा हमेशा इम्पार्शली हाउस को चलाया और गैर जानिबदाराना तौर पर हाउस को चलाया। तो ये मुनासिब नहीं था कोई ऐसी तबसरा करना। तो जाहिर सी बात है, ये उनसे कहा गया कि वो अपनी जो पोजीशन है वो वाजे करें। और मुझे ये उम्मीद है वो इसको कोई इशू बनाए बिना वहीद साहब भी इसका जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि नहीं, जो बात नहीं करनी चाहिए थी उसके लिए अपनी अफसोस का इजहार करें। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। नाव अब्दुल हमीद राथर, बस बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर ये इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज्यादा को ज्यादा। बह बिजली ती इस्तेमाल कर ठीक पे। ये बह 1500 बिल या 2000 बिल भरान, 2000 पेट ते मे ग। तो मगर तथ बह भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाव गुलाम रसूल भट, रोजान शाही हमदान कॉलोनी नाइक बाग। लोग सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब फर्क आई अमे कि मतलब उतान गसान फीस वो कम वारिया फर्क है। यह मतलब इत कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये ग्रिडस मज। तो अमे वारिया फर्क। बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये यूनिट रोजन सेव, तम लगन वंदस मज बकान। यह पे 1,64,000। मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000।
हाई वापस सिस्टम ठीक बहुत बाकी लुकन तक अपील यम यसन पन एनर्जी बचाव यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जाना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी पीडीएफ कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड देन द वेंडर हैज टू इंस्टॉल द आर्टिकल्स। इट इज़ अ होल ऑनलाइन प्रोसेस, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। डिप्टी एसपी जबीन ने मॉकड्रिल पर जानकारी दी। सिविल डिफेंस और होमगार्ड वॉलंटियर्स को दिया गया तैराकी, नाव संचालन और रस्सी से बचाव की तकनीकों का प्रशिक्षण। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किश्तवाड़ क्षेत्र का दौरा किया, सुरक्षा स्थिति और आतंकवादी विरोधी अभियानों की समीक्षा की। बाढ़ की स्थिति में सेना की ओर से चलाए जा रहे अभियानों का तारीफ। अखनूर में संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप, पट्टू कोटली में बरामद किया गया एक ड्रोन, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुपवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों के हमले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जे के पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने न्यूज़ 18 जे के से खास बातचीत में कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए एक बड़ी पुनर्वास योजना यानी रिहैबिलिटेशन स्कीम पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि समुदाय के स्थायी निपटान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। कौल ने माना कि कश्मीरी पंडित पिछले 37 सालों से मुतासिर हैं और किसी भी बड़ी स्कीम से पहले या किसी मंसूबे से पहले इस कम्युनिटी को यकीन में लिया जाएगा। जुड़े हैं अशोक कौल, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 37 साल पहले एक किलिंग हुई और उसके बाद विस्थापन शुरू हुआ। उस टाइम आप श्रीनगर में थे, उस मेमोरी को आप किस तरह से याद करें जब टीकालाल टपलू की शहादत हुई, क्योंकि उसके बाद ही कहा जाता है कि एक प्रोसेस शुरू हुआ माइग्रेशन का। मैं उस समय श्रीनगर में नहीं था। मैं 1985 से श्रीनगर से आया था और मैं उस समय किश्तवाड़ में था। जब मुझे ये घटना का पता लगा तो बड़ी दर्दनाक घटना थी। मैंने टिकलाल जी के साथ संघ का काम किया है। वो संघ के स्वयंसेवक थे, मैं भी संघ का स्वयंसेवक बना। हमने इकट्ठे काम किया है और वो हमारे बड़े थे, इसलिए वो कुछ बातें जो है संघ को चलाने के लिए, संघ का काम करने के लिए बताते भी थे। उन बातों को हम फॉलो भी करते थे, उनका कहने को हम सम्मान भी करते थे। टिकलाल टपलू कश्मीर के एक आवाज़ थी। वो आवाज़ कश्मीर की उन्होंने ख़त्म कर दी। यही शायद उन टेररिस्टों का था कि भाई हम कश्मीर में किसी भी प्रकार की भी राष्ट्रवादी शक्ति जो है, राष्ट्रवादी आवाज़ जो है, उसको हम चुप करा लें। और उसीलिए उन्होंने उस राष्ट्रवादी ताकत को चुप कराने का काम टिकलाल जी से ही शुरू किया। और टिकलाल जी के बाद लगातार ऐसे जो हमारे कार्यकर्ता थे, ऐसे जो लोग थे जो बेबाक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे देते थे, भारत माता की जय बोलते थे, उनको उन्होंने एलिमिनेट किया, उनको उन्होंने शहीद किया है और उनको याद करती है। और आज के दिन जब उनको याद करती है तो
सारे शहीदों को जो कश्मीर में शहीद हुए हैं, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, ऐसे सब शहीदों को भारतीय जनता पार्टी आज के दिन याद करती है। लेकिन जो कश्मीरी पंडित का एक बड़ा आपका एजेंडा था, तो ये कहीं एजेंडा है, ये भी पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे आगे ये भी पूरा हो जाएगा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस लेना है और उनके शर्तों पे वापस लेना है। ये एजेंडा भी पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी। लास्ट में जो पीएम पैकेज में जो काम करते हैं कश्मीर में, उनके जो अलॉटमेंट्स हैं, क्वार्टर्स की कंस्ट्रक्शन है, वो भी थोड़ा स्लो पेस पे चल। अभी वो जो कश्मीर में पीएम पैकेज में काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे वहाँ नहीं है। उनकी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। वो बड़े विकट परिस्थितियों में वहाँ रह रहे हैं, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालत सुधरे, उनके भी हालात ठीक हो जाए, उनकी भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी हो। लास्ट में सर छोटा सा ही कि कश्मीरी पंडित ये भी कह रहा है कि अगर भी कोई भी रिहैबिलिटेशन का या रिटर्न का कोई मॉड्यूल बने, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए पहले, उनको कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल उनके साथ बातचीत के बाद ही रिहैबिलिटेशन का पैकेज घोषित किया जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। और डोडा में 4 दिन से लागू धारा 163 है, लेकिन प्रशासन ने शनिचर को बाजार खोलने की इजाजत दी। वहीं जुमे की नमाज बहुत ही अमन के साथ पूरी हुई। एसएसपी संदीप मेहता ने अफवाहों से बचने और गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। डोडा के हालात धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं और इतवार को इंटरनेट सेवा भी बहाल किए जाने की उम्मीद है। डीडीसी हरविंदर सिंह ने कहा है कि सिविल सोसाइटी से बातचीत कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज भी जो है वो बिल्कुल पीसफुल है, बट स्टिल एज ए प्रिकॉशनरी मेजर 163 बीएनएस जो है वो लागू है और 5 से ज़्यादा लोग जो है वो जमा जो है वो नहीं हो सकते हैं। स्टिल अभी जो हमारी मार्केट एसोसिएशन के साथ मीटिंग हुई है और बाकी एसोसिएशंस के भी लोग आए हुए थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग भी थे और बाकी यूनियंस के लोग भी थे। वहाँ पे जो है मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि जो डोडा की, भद्रवाह की और असर की जो मार्केट्स हैं उनको खुला रखा जाएगा और बट हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो भी इंटैक्ट है इन एवरी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देखिए, आप जानते हैं पिछले 3 दिन से वी हैव ए पीसफुल एटमॉस्फेयर और ज़ीरो प्रोटेस्ट व्हाट्सएवर। इसके बाद जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं उससे भी हमने 3 दिन पहले मुलाकात की थी। आज फिर हमने मुलाकात की। ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर एक सब डिविजनल और तहसील हेडक्वार्टर पे मीटिंग्स हुई हैं। जहाँ पे लोगों ने हमें ताउन दिया है और पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाए रखा है, वहाँ पे आज मार्केट्स भी सुबह खुल गई हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आज शाम को फिर से रिलैक्सेशन दी जाएगी और उसके बेसिस पे आगे डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। तो एक डिस्ट्रिक्ट का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट इज पीसफुल एंड वेरी काइंड ऑफ रेडी टू मूव टुवर्ड्स डेवलपमेंटल साइड। इसमें हमारे जो सिविल जो सप्लाईज हैं और जो हमारी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनके जो गाड़ियाँ अटकी थी टुवर्ड्स उधमपुर, वो सारी चीज़ें भी आज रिलीज़ हो रही हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आज शाम तक हर एक एरिया सफिशिएंटली स्टॉक्ड होगा विद सप्लाईज। और यहाँ कोई दंगा फसाद होता नहीं है, न कोई करता है न कोई करवाता है यहाँ के शहर के लोग। अब जो इंसिडेंट हुआ पिछली बार कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से ये हालात बने, वो एक अलग से इशू है, अलग से इंसिडेंट हो गया, जो हो गया हो गया। अब ये है वक्त की नज़ाकत, ये है कि इस वक्त हमारा गरीब जो है अवाम, यहाँ की गरीब, तमाम अवाम गरीब है, लेबर क्लास ज़्यादा है, बिजनेस क्लास ज़्यादा है, वो सभी इस मुतासिर हो रहे हैं इस कर्फ्यू से। जिला डोडा में 163 यानी 163 जो है आज चौथे दिन भी लगातार जारी है और आज बहुत सारे जिला डोडा के मकामात में, मार्केट्स में देखा गया कि मार्केट को ओपनिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एलो किया और बहुत सारे मकामात पे देखा गया कि लोग मार्केट्स में आए, बिजनेस अपना किया और जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको जो है उनको पूर किया, क्योंकि यहाँ बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि लोगों के पास गैस नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आज पूरे दिन जो बहुत सारी मार्केट्स में जो डील दी और जिससे आज ऐसा लग रहा है कि अब जो है हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरह आ रहे हैं। हम इस वक्त जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो के तहसील
पिंगल में मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे ये वो इलाका है जो महराज मलिक एमएलए डोडा ईस्ट 52 के एमएलए हैं, उसका ये आबाई गांव है और यहाँ वो रहते हैं। और उसके बाद जब महराज मलिक की जब वो अरेस्ट हुए और उसके बाद की सूरत हाल ये रही, जब उस पर PSA स्लैब किया गया, यहाँ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर आए और जो है नाराबाजी करने लगी, स्लोगन्स देने लगे कि महराज मलिक की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए, स्लोगन्स दिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किया और लगभग 30-40 किलोमीटर पैदल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा की तरह ये कल या परसों जो यहाँ पूरी इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो भी बहाल हो जाएंगी और जो भी 163 है उसको लिफ्ट किया जाएगा ताकि एक मतलब फिर यहाँ नॉर्मल सी जिला डोडा में आए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो डोडा से। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। पुलिस के मुताबिक युवक पर अटैक के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण, घटना से भीड़ बेकाबू, एक बाइक जलकर खाक। गांधरबल से फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी, आरोपी का नाम इलियास हमीद भट्ट, लोगों से पैसे के बदले नौकरी का करता था वादा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कई ठगी को अंजाम दिया, आरोपी के पास से मिले नौकरी के कई नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज। पुंछ में जम्मू नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन, पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद हाईवे ट्रैफिक बंद, 2 घंटे की मशक्कत के बाद खोला गया हाईवे। अखनूर में बाढ़ प्रभावित लोगों के आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा में तनावपूर्ण हालात, धारा 163 आज भी लागू, शांति बहाल करने में कोशिश में प्रशासन। महराज मलिक के समर्थन में प्रदर्शनों का दौर, आरएसपुरा में PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई पार्टियों ने समर्थन में आज प्रदर्शन का किया ऐलान। महराज मलिक को लेकर एनसी प्रमुख का फारूक अब्दुल्ला पर फिर बोले, कहा महराज के शब्द असंसदीय थे लेकिन PSA लगाना भी गलत था। डोडा के तनावपूर्ण हालात को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा हालात के लिए प्रशासन जिम्मेदार, पूरा लॉ एंड ऑर्डर LG के पास। आरएसपुरा में किसान नेता मोहन चौधरी की अगुवाई में विशाल प्रदर्शन, विधायक महराज मलिक के समर्थन में किया गया प्रदर्शन, PSA हटाने और महराज को रिहा करने की मांग। जम्मू कश्मीर JDU अध्यक्ष JM शाहीन ने उपराज्यपाल शासन लागू करने की मांग की, कहा उमर अब्दुल्ला सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का चेन्नई दौरा, इंस्टा अकाउंट के जरिए दौरे की जानकारी दी, कहा इस दौरे से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। कठुआ के कालीबड़ी में युवक पर तेज धार हथियार से हमला, गुस्साई भीड़ ने बाइक में लगाई आग। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई पहुंचे, इंस्टा अकाउंट के जरिए भी अपने दौरे की दी जानकारी, कहा जम्मू कश्मीर में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने CM उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना, महराज मलिक मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने का लगाया इल्जाम। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा MLA की जुबान गलत लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना भी सही नहीं, PM मोदी और अमित शाह से दखल देने की अपील। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी लैंडस्लाइड, 2 घंटे बाद जाम हाईवे बहाल, पत्थरों की बरसात का लाइव वीडियो भी आया था सामने। और खत्म हुआ भक्तों का इंतजार, कल से शुरू हो रही है माता वैष्णो देवी की यात्रा, कटरा में लौटी रौनक, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की तमाम अहम खबरें। शुरुआत एक बड़ी खबर से, भारत का भगोड़ा और इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जाकिर नायक को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि दावा किया जा रहा है कि जाकिर नायक HIV से पीड़ित हो सकते हैं और उसे मलेशिया की पेटालिंग जया
स्थित सनवे मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि यह अस्पताल मलेशिया का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां एड्स, कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। यह एक ऐसा मामला है जो इस्लामिक उपदेशक की छवि को प्रभावित कर सकता है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक की, और डॉक्टर जाकिर नायक जो है भारत को मतलूब है। इस मामले को गोपनीय रखा जा रहा है। आपको बता दें, भारत का भगोड़ा इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक HIV से पीड़ित हो सकते हैं और उन्हें मलेशिया की पेटालिंग जया स्थित सनवे मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। ये बता दें कि यह अस्पताल मलेशिया का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां एड्स, कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। यह एक ऐसा मामला है जो इस्लामिक उपदेशक की छवि को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस मामले को गोपनीय रखा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नायक HIV से ग्रसित। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर बड़ी खबर। डॉक्टर जाकिर नायक HIV संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। डॉक्टर जाकिर नायक इस्लामिक उपदेशक HIV संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं और फिलहाल मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नायक का इलाज चल रहा है। खबरों के मुताबिक मलेशिया के एक बड़े अस्पताल में, जी हाँ, जिस अस्पताल का नाम है जो लिया जा रहा है वो मलेशिया का एक बड़ा अस्पताल है, मलेशिया की पेटालिंग जया में कायम सनवे मेडिकल सेंटर में डॉक्टर जाकिर नायक को एडमिट कराया गया है। ये बताना जरूरी है कि ये अस्पताल जिसका नाम है सनवे मेडिकल सेंटर, तो सनवे मेडिकल सेंटर पे दाखिल कराया गया है और ये अस्पताल मलेशिया का बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां एड्स, कैंसर और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है आकांक्षा स्वरूप, न्यूज़ 18 के संवाददाता, फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकांक्षा, और क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी विशाल, हमें जो अभी भी इनपुट्स मिले हैं हमारे सिक्योरिटीज एडिटर मिस्टर मनोज गुप्ता से, उनसे हमें अभी ये पता चल पाया है कि जाकिर नायक मलेशिया के इस हॉस्पिटल में भर्ती हैं जो आपने बताया, सनवे मेडिकल सेंटर। अब ये जो अस्पताल है ये काफी जाना माना अस्पताल है। यहाँ पे इस HIV का भी ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए उनको वहीं पे एडमिट कराया गया है। एक स्पेशलाइज करता है ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए, पर यहाँ पे HIV का भी ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए उनको पर्टिकुलरली यहाँ पे एडमिट किया गया। आपने जैसे कि बहुत ही सही बात बोली, इस पूरे मामले को काफी गोपनीय रखा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक बहुत जाने माने इस्लामिक उपदेशक रहे हैं और माने जाते हैं। तो ये सिर्फ जाकिर नायक की ही छवि को खराब नहीं करेगा। मलेशिया जहाँ पे इस्लाम का काफी तगड़ा बिलीफ है, उनकी भी छवि खराब हो सकती है, तो इसीलिए उनको काफी VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस पूरे मेडिकल केस को बहुत ही सेंसिटिव डिप्लोमेटिक केस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसीलिए ज्यादा जानकारी अस्पताल से बाहर निकलने नहीं दी जा रही है। ये बहुत ही बड़ी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है मलेशिया की, आप यदि बात करें सनवे मेडिकल सेंटर की। और ये अगर अभी सूत्रों से पता चला है कि अगर इनकी छवि खराब हुई तो इससे मलेशिया पे भी बहुत असर पड़ेगा। मलेशिया ने उनको इनकी इस छवि के लिए, क्योंकि वो इस्लामिक उपदेशक हैं, उनको जो है इस तरह रेजिडेंसी दे रखी है। लेकिन पहले भी हमको पता है कि इंडिया के बहुत कंसर्न्स रहे, उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी थी। लास्ट ईयर मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर इब्राहिम, जब इंडिया आए थे तब उनके एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को तब भी अनवर इब्राहिम के सामने रखा गया था। तो उन्होंने कहा था यदि भारत कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ, जाकिर नायक के खिलाफ प्रेजेंट कर देगा तो वो एक्स्ट्राडाइट कर दिया जा सकता है, पर तगड़ा एविडेंस होना चाहिए। तो अब इंडिया की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट का क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन ये
घोषणा मैं आपको कर सकती हूँ कि वो HIV संक्रमित हो चुके हैं और अभी इस पूरी खबर को काफी गोपनीय रखा जा रहा है ताकि उनकी छवि पे ये असर ना आए। जी आकांक्षा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि ये संक्रमण जो है वो डॉक्टर जाकिर नायक उससे संक्रमित हो चुके हैं। इस बात को अभी हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि ये खबर जो है बिल्कुल पोस्ट हो चुकी है कि डॉक्टर जाकिर नायक संक्रमित हैं HIV से। हाँ, अभी मनोज गुप्ता जी को जो खबरें पता चल रही हैं वो अपने सूत्रों के ही द्वारा पता चल रही हैं और जो उनके सूत्र हैं काफी क्रेडिबल हैं, पर उन्होंने यही कहा है कि वो शायद अपनी वाइफ के साथ और बेटी के साथ अस्पताल गए थे चेकअप के लिए और अभी ये भी चेकिंग हो रही है कि HIV संक्रमित तो हैं पर एड्स भी है कि नहीं ये अब देखना पड़ेगा। बट हम लोग भी अभी और भी रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं कि इसको पूरी तरह से क्रेडिबिलिटी दे दी जाए क्योंकि अभी सूत्रों से ही ये खबर आई है। पर मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जाकिर नायक के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के भी और वो मोस्ट वांटेड है इंडिया में। 2016 में वो भारत छोड़ के भाग गए थे और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग और रेडिकलाइजेशन के केसेस में भी भड़काऊ बयान भी देते थे इंडिया में। इसीलिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर पता चल पाए कि उनको ये HIV हुआ है कि नहीं है। मलेशिया अब इंडिया की या भारत की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को कैसे ट्रीट करेगा, क्या मलेशिया को अब और बहाना मिल जाएगा उनको अपने पास रखने का क्योंकि ये HIV संक्रमित हो चुके हैं और कहा जाए कि अब वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सवाल अब और आगे खड़े होते हैं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये जरूर बताया जा सकता है जो भी मनोज गुप्ता को बताया गया है कि जाकिर नायक HIV संक्रमित है। जी एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा कि बेशक जाकिर नायक जो है इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ इस्लामिक उपदेशक रहे हैं वो, और आपने बताया पूरी डिटेल्स आपने बताई उनकी एक्सट्रेडिशन को लेकर के कि भारत से कैसे एक तरह से हम जो टर्मिनोलॉजी वो तो वही है कि वो भगोड़े हैं जो भारत को उनकी दरकार है। सवाल यहाँ पर ये है कि अब वो अगर वो आपने बताया कि उनके आने के लिए भारत थोड़ा सा मुश्किल अब ये हो सकता है कि शायद एक बहाना जो आपने बताया कि एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया जाए कि ही इज़ नॉट एबल टू मूव नाउ। मेरा सवाल अब ये होगा कि क्या उस अस्पताल का रिकॉर्ड रहा है इस मामले में, अगर आपको जानकारी हो तो, अगर HIV संक्रमित कोई मरीज वहाँ है तो कितनी संभावनाएं वहाँ बनती हैं कि वो इससे निकल कर स्वस्थ होकर बाहर आए? अभी तक हमें सिर्फ यही बताया गया है विशाल कि सनवे मेडिकल सेंटर मलेशिया का सबसे एडवांस प्राइवेट अस्पताल कहा जाता है। यहाँ ट्रीटमेंट अवेलेबल है HIV का। अब आपने HIV संक्रमण की अगर बात की तो वो किस हद तक पहुंच गया है, किस एक्सटेंट तक पहुंच गया है और उनका कितना सीवियर केस है, इस बारे में अभी कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। लेकिन HIV संक्रमण की जानकारी जरूर आई है और क्योंकि इस अस्पताल में HIV का ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसीलिए इनको यहाँ पे एडमिट कराया गया। किस लेवल या कितनी गारंटी ये अस्पताल दे सकता है उनको ठीक कराने की, ये बात अभी इस पे कोई भी किसी भी तरह की गारंटी नहीं है या इस पे अभी चर्चा करना भी थोड़ा सा जैसे प्रेमेच्योर कहा जाएगा क्योंकि अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत काफी गंभीर है या वो जल्द ठीक हो पाएंगे। पर इस अस्पताल में सनवे मेडिकल सेंटर में इलाज हो रहा है क्योंकि वहाँ इलाज अवेलेबल है। जी बहुत शुक्रिया आपका आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन दी है इस बारे में और ये एक बड़ी जो है जो उनके जो भी फैंस रहे हैं या उनके जो चाहने वाले हैं उनको इस खबर से झटका लग सकता है। जो खबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं आप देखिए, ये है इस्लामिक उपदेशक डॉक्टर जाकिर नायक। कई देशों में इनकी जो है सभाएं होती थी और लोग इनको सुनते थे, सोशल मीडिया पर भी लोग इनको सुनते हैं देखते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक को जो भारत एक्सट्रेडिशन पॉलिसी के तहत
मलेशिया से भारत में वापस लाना चाहता था, तो उसमें क्या अब एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी? क्या मलेशिया के पास एक और एक्सक्यूज मिल जाएगा? ये बताने या समझाने के लिए कि डॉक्टर जाकिर नायक को अभी जो है ट्रैवल के लायक नहीं है, और ये कई चीज़ें हैं। तो आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में थोड़ी सी और डिटेल कि खुद को इस्लामिक उपदेशक और शांति दूत बताने वाले डॉक्टर जाकिर नायक असद में भारत के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट पे भी हैं। उनके ज़्यादातर बयान भड़काऊ होते थे और उन्हें ईडी और NIA के जरिए भी तलब किया जा चुका है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो भड़काऊ भाषण, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उन पर टेरर फंडिंग के मामले में चार्जशीट भी दायर की गई है। जांच से बचने के लिए वो साल 2017 में भारत से भागकर मलेशिया चले गए थे। डॉक्टर जाकिर नायक के पास वहां की नागरिकता है। मलेशिया की नागरिकता उन्होंने हासिल कर रखी है डॉक्टर जाकिर नायक ने, और इसीलिए फिलहाल वो मलेशिया में ही हैं, जहां जो सनवे मेडिकल सेंटर है जहां उन्हें दाखिल कराया गया है। ये जो खबर अभी सामने आ रही है उसके मुताबिक कि डॉक्टर जाकिर नायक HIV संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जो खबर है उसके मुताबिक, जो अभी फिलहाल रिपोर्ट आ रही है। और इसीलिए डॉक्टर जाकिर नायक को वहाँ मलेशिया के एक ऐसे अस्पताल में, जो अस्पताल ख़ास तौर से इस तरह की बीमारियों के लिए, एड्स या फिर दूसरी बीमारियों के लिए वो ज़्यादा काफ़ी मशहूर है वो अस्पताल, तो उस अस्पताल में डॉक्टर जाकिर नायक को वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, जैसी खबरें अभी आ रही हैं उसके मुताबिक। तो डॉक्टर जाकिर नायक जो एक इस्लामिक उपदेशक और लेकिन भारत को कई मामलों में भारत की वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, और उनके अधिकांश जो उनके बयान है वो भड़काऊ होते थे और उन्हें ईडी और NIA द्वारा तलब भी किया जा चुका है। उन पर इल्ज़ाम है कि वे भड़काऊ भाषण, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। उन पर टेरर फंडिंग के मामले में चार्जशीट भी दायर की गई है। जांच से बचने के लिए वे साल 2017 में, अभी साल 2025 है, वो साल 2017 में ही जांच से बचने के लिए भारत से भागकर मलेशिया चले गए थे। डॉक्टर जाकिर नायक के पास वहां की नागरिकता है, मलेशिया की नागरिकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। डॉक्टर जाकिर नायक को लेकर बड़ी खबर। डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में खबर ये आ रही है कि डॉक्टर जाकिर नायक HIV संक्रमित है, ऐसी खबरें अभी आ रही हैं। मलेशिया में चल रहा है डॉक्टर जाकिर नायक का इलाज। मलेशिया के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल सनवे मेडिकल सेंटर में डॉक्टर जाकिर नायक का इलाज चल रहा है, और चूंकि मामला संवेदनशील है इसलिए इस खबर को भी काफी गोपनीय रखने की कोशिश की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर नायक को, काफी चर्चित चेहरा, और लेकिन भारत को कई मामलों में मतलूब, मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारत की डॉक्टर जाकिर नायक का भी नाम है। सनवे हॉस्पिटल, मलेशिया के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका नाम है सनवे मेडिकल केयर, तो सनवे हॉस्पिटल में डॉक्टर जाकिर नायक का इलाज चल रहा है। इस मामले को काफी गोपनीय रखने की कोशिश की गई, इसकी संवेदनशीलता के मद्देनजर, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि एक डॉक्टर जाकिर नायक की जो छवि है वो मजीद और उस पर असर पड़ सकता है, बल्कि मलेशिया के लिए भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुश्किल वाला हो सकता है। मलेशिया की छवि पर भी इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए ऐसी बातें कही जा रही है कि मलेशिया ने, चूंकि डॉक्टर जाकिर नायक को मलेशिया की नागरिकता हासिल है, इसलिए वो इस वक्त वहां मलेशिया में ही हैं। और रुख करेंगे अगली खबर का। माता वैष्णो देवी यात्रा 18 दिनों बाद फिर से शुरू हो रही है। 26 अगस्त को हुए भीषण भूस्खलन के बाद यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अब मां का दरबार एक बार फिर भक्तों के लिए खुलने जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि यात्रा क्यों रोकी थी और अब वहां का माहौल कैसा है। माता वैष्णो देवी यात्रा का लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। 14 सितंबर से श्रद्धालु फिर से मां के दरबार तक पहुंच पाएंगे। भक्तों के चेहरों पर खुशी है और पूरे कटरा में आस्था का माहौल नजर आ रहा है। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद श्राइन बोर्ड ने यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। उस समय देश और विदेश से आए हजारों श्रद्धालु निराश होकर लौटने को मजबूर हुए थे।
लेकिन अब माहौल बदल चुका है। कटरा में श्रद्धालुओं की भीड़ लौट आई है। जयकारों और भजन कीर्तन की आवाज से शहर गूंज रहा है। भक्त बड़ी बेसब्री से यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और मां के दर्शन के लिए तैयारियों में जुटे हैं। तो रास्ते में हमको ऐसा मालूम पड़ा था कि कुछ घटनाएं हो चुकी है, लेकिन हमने फिर भी यात्रा रोकी नहीं। हमको माता पे पूरा भरोसा था कि माता हमको दर्शन देगी। अभी क्या है, जो होता है वो तो होना ही है, वो तो कुदरती है। कोई मतलब माता तो खुद होकर कुछ करती नहीं। हमारा तो इतना काम कहना है कि देखो अभी दर्शन की यात्रा, माता रानी की यात्रा चालू हो चुकी है 14 तारीख से, तो सभी आई है। अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। अभी देखो अपने खंडवा से आए, मुंबई से आए, यूपी से आए, साइकिल से, कोई पैदल से, हम सब लोग काफ़ी दिन से चल रहे हैं। बहुत शहर को धन्यवाद कहते हैं। हम मुंबई से चले थे 21 तारीख को माता के दरबार, साइकिल से चले, मुंबई से, महाराष्ट्र से चले थे। तो ऐसा बीच में मालूम पड़ा कि अभी ये घटना हो गई, तो यात्रा बंद है। पर हम जम्मू पहुँचे तो हम ट्रेन में बैठे थे, तो इतनी मैसेज आया श्राइन बोर्ड का, तो इतनी खुशी हो गई हमको कि माँ भगवती ने हमको दर्शन दे रही। और श्राइन बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद, ये यात्रा चालू कर दी है। बहुत खुशी हुई हमें। यात्रा शुरू होने की खबर से स्थानीय दुकानदार और होटल मालिक भी राहत महसूस कर रहे हैं। एक दुकानदार ने कहा कि यात्रा बंद होने से कारोबार पर बहुत असर पड़ा था, लेकिन अब उम्मीद है कि सब कुछ पटरी पर लौट आएगा। श्राइन बोर्ड ने भी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी रास्तों को सुरक्षित बनाया गया है और भक्तों की हर जरूरत को देखते हुए व्यवस्था की गई है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा एक बार फिर कल से शुरू होने जा रही है और देश के अलग अलग राज्यों से जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, जो पिछले कुछ दिनों से यात्रा बंद होने के कारण दर्शन यहाँ यात्रा के लिए नहीं आ पा रहे थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि कल से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मौसम पर अभी भी श्राइन बोर्ड की नजरें हैं, लेकिन यात्रा की शुरुआत कल से होने से जहां श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है, वहीं कटरा के व्यापारियों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटाई है। जितना भी व्यापारी वर्ग जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर निर्भर है, उन सभी के लिए राहत भरी बात है कि कल संडे को श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होगी और 26 अगस्त से ये यात्रा पर अस्थायी रूप से जो है वो रोक लगा दी गई थी, क्योंकि मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। अर्धकुंवारी में भूस्खलन हुआ, कई लोगों की इसमें जो है वो जान चली गई। उसके बाद से ही यात्रा लगातार बंद थी, लेकिन अब एक बार फिर कल से यात्रा शुरू होने जा रही है। यानी 18 दिनों के लंबे इंतजार के बाद मां वैष्णो देवी का दरबार फिर से सज गया है। कटरा में रौनक लौट आई है और भक्तों की आस्था का उत्साह साफ झलक रहा है। अब सभी की निगाहें उस पल पर टिकी हैं जब श्रद्धालु एक बार फिर माता के चरणों में नतमस्तक होंगे और मां से आशीर्वाद लेंगे। अभी जो यात्रा ट्रैक हो, कटरा धर्म नगरी हो, यहाँ पर जो वीरानगी देखी जा रही है, जो सुनसान पड़ा ये यात्रा ट्रैक है, कल से एक बार फिर श्रद्धालुओं की रौनक से गुलजार होने जा रहा है। और इसके साथ ही श्राइन बोर्ड द्वारा तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। यात्रा ट्रैक पर मरम्मत के कार्य को पूरा कर लिया गया है और नवरात्रों की भी जो विशेष बंदोबस्त नवरात्रों के दिनों में श्रद्धालुओं के लिए माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में रहते हैं, उनकी भी तैयारियां अब जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी जी के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि कल से यात्रा की शुरुआत एक बार फिर होने जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पापुर विधायक हसनैन मसूदी ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वहीदुर रहमान पर्रा को जारी किए गए समन का सम्मान करना हर संसद कर्तव्य बताया। हसनैन मसूदी ने पुलवामा के काकापुरा में कहा कि एमएलए मेराज मलिक की गिरफ्तारी जैसी हाल की घटनाएं काफ़ी अफसोसनाक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहीद पर्रा की बयान में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा चूँकि पीडीपी विधायक अपना सहयोग जारी रखेंगे। हसनैन मसूदी ने सभी सदस्यों से संयम और सहयोग की अपील की है। हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए और हर एक को एहतराम करना चाहिए। स्पीकर का ये भी एक एहतराम है। और दूसरी बात है, देखिए कितने बखूबी उन्होंने, इम्पार्शली उन्होंने, गैर जानिबदाराना तरीके से उन्होंने आज तक हाउस को चलाया। वो हाउस के कस्टोडियन है,
और उन्हें हमेशा हमेशा इम्पार्शली हाउस को चलाया और गैर तौर पर हाउस को चलाया। तो ये मुनासिब नहीं था कोई ऐसी तबसरा करना। तो जाहिर सी बात है ये उनसे कहा गया कि वो अपनी जो पोजीशन है वो वाजे करें, और मुझे ये उम्मीद है वो इसको कोई इशू बनाए बिना वहीद साहब भी इसका जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि नहीं, जो बात नहीं करनी चाहिए थी उसके लिए अपनी अफसोस का इजहार करें।